जय करौली सरकार की। मेरा नाम विभूति नारायण मिश्रा। अब दीक्षा लेने के बाद विभूति रमन मिश्रा। विभूति जी, आप आए कहाँ से हैं? मैं रहने वाला बनारस का हूँ और बनारस से ही आया हूँ फ़िलहाल। पहला क्वेश्चन हमारा कि करौली सरकार आने के पहले का जीवन क्या था और करौली सरकार आने के बाद जीवन क्या रहा? ये एकदम सही प्रश्न है आपका। करौली सरकार आने से पहले मैं एक सैनिक जीवन 40 साल गुजारा और हमारी श्रीमती जी को लेकर के बहुत परेशान 4 साल से जो है इनको दवा खिलाता रहा। बनारस में इलाज कराया, वहाँ भी कोई फ़ायदा नहीं। मुंबई लेके गया, वहाँ भी कोई फ़ायदा नहीं। पूना में दवाई इलाज कराया, वहाँ भी कोई फ़ायदा नहीं। समस्या क्या थी? समस्या इनको ये थी कि इनको न्यूरो का प्रॉब्लम था और समस्या क्या है वो तो डॉक्टर को पता था, हमें तो इतना पता नहीं था। लेकिन ये था कि जैसे हर चीज़ को जो है नकारात्मक लेना और दवा जो है कोई काम नहीं कर रहा था। नींद की दवा खिलाना डॉक्टरों ने, शरीर भारी हो गया, चलने फिरने में दिक्कत, सुबह सो के उठते ही रोना शुरू हो जाता था। पूरे दिन जो है मैं इनको समझाता रहता था, लेकिन वो समझाने का भी कोई फ़ायदा नहीं। डॉक्टरों ने क्या बताया? डॉक्टरों ने वही बताया कि दवा चल रही है, न्यूरो का जो है आपको पता ही है कि न्यूरो में क्या दवाई खिलाएंगे। अब दिमाग के सूजन को जो है कोई कम तो कर सकता नहीं। स्लीपिंग पिल्स देना है। हाँ, स्लीपिंग पिल्स देना है और एक एक महीने में जो है 6 से 8 हज़ार की दवा खिलाता था। बनारस में सबसे बड़े न्यूरो सर्जन हैं डॉक्टर BD तिवारी, माने हुए सर्जन हैं। उनकी कम से कम नहीं कुछ तो 6 से 8 महीने हमने दवा खिलाया। उनसे ही शुरुआत किया था दवा का, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं। शरीर भारी होता गया, बाद में वो दवाएं भी जो है काम करना बंद कर दिया। शुरू शुरू में थोड़ा सा हुआ था कि हाँ अभी शायद ठीक हो जाएगा, लेकिन वो कोई फ़ायदा नहीं। फिर उस समय तो जीवन बड़ा कष्टमय होगा कि सुबह उठते ही कोई रोने लगे और वो जीवन इतना कष्टमय हो गया था। फिर हम मुंबई में, पहले मैं जम्मू में था, वहाँ पोस्टिंग था, वहाँ से जो है मैं मुंबई पोस्टिंग आया। फिर इनको मैं मुंबई लेके गया। वहाँ पर आर्मी का जो है सबसे बड़ा अश्विनी हॉस्पिटल है नेवी का, वहाँ जा कर के इनका इलाज शुरू किया। वहाँ इलाज करते ही और ज़्यादा जो है परेशानी शुरू हो गई। लगभग मैं 3 साल वहाँ पे रहा। कोरोना काल के समय में वहाँ था मैं। इनको एक बार कोरोना भी हो गया, लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि बच गया। इनको ऐसी स्थिति थी कि सुबह मैं फर्स्ट परेड जाने से पहले नाश्ता बना करके, चाय बना के, सब कुछ अपने हाथ से करके मैं रख के तब जाता था। फिर वापस आता था तो इनको जो है रोते हुए मिलती थी। मतलब बाहर का जीवन के साथ साथ घर में भी जो है गृहस्थी भी आप संभाल लेते, घर में भी मेंटेन चीज़ें। पूरा ड्यूटी भी करना हमने। अगर मैं सब्जी बना करके नहीं गया हूँ तो ये रोटी बनाना भी मुश्किल है इनका। और सब आ करके मैं सब्जी बनाता था, फिर ये 2-4 रोटी बना देती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि रात को ये बाथरूम में गई, अचानक मेरी नींद खुली तो रात के 12, साढ़े 12, 1 बज रहा था और मैं देखा कि कहाँ गई पता नहीं। अंदाज़ा लगाया कि कहाँ जा सकती हैं। फिर दिमाग में आया कि नहीं बाथरूम में होंगी। तो बाथरूम में से धीरे धीरे आवाज़ आ रही है कि मेरे को उठाओ, मेरे को उठाओ। जब मैं गया देखा तो अभी दरवाज़ा, एक तो फौजी क्वार्टर के जो है वैसे भी छोटे छोटे दरवाजे हैं बाथरूम के, बड़े मुश्किल से धक्का मार के मैं खोला। अंदर जो है बैठी हुई हैं, इनसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। फिर पकड़ करके ज़बरदस्ती इनको उठाया, उठा करके फिर लेके आया। रोना शुरू हो गया, ले आके बहुत समझाया। पहले तो इनकी ऐसी स्थिति थी कि जितने पहले के मरे हुए लोग थे वो रात को दवा खा के सो गई, वो सारे जो है इनके ऊपर हावी हो जाते थे। ऐसा इनको लगता था? हाँ, तरह तरह के जो है स्वप्न आने। इनके मैके के जो मर के पता नहीं कब के मर के चले गए, उनके स्वप्न आने। कभी हमारे यहाँ तो इतने ज़्यादा पूर्वज नहीं थे, लेकिन हमारे यहाँ जो है हमारे यहाँ के भी कुछ गए हैं तो वो भी आ जाते थे मीटिंग करने के लिए। उससे और ज़्यादा परेशान।
फिर मतलब इनके सोते ही जो है एक मीटिंग लग जाती थी पूर्वजों की। आती थी पूर्वजों की। फिर पूरे समय जो है पूरे दिन उसी में वे मंथन करती रहती थी कि मेरे साथ ऐसे हुआ ऐसे। अच्छा, एक सैनिक जीवन की आप बता रहे, किस जॉब में हैं आप? मैं आर्मी में था। आर्मी से जो है 26 साल करके रिटायर होके फिर दोबारा आर्मी में गया। इसमें भी अभी 13 साल करके जो है मैं अभी इसी 1 अप्रैल को सीओडी कानपुर से रिटायर हुआ। यहाँ तक पहुँचने की मैं आपको कहानी बताता हूँ। हाँ, वो बताएं। यहाँ तक मैं कैसे पहुँचा। गुरुदेव कहते हैं ना कि किसी बहुत अच्छे पूर्वज की देन हो या भगवान भोलेनाथ की देन हो। तो अब चूँकि बनारस का रहने वाला हूँ और बाबा विश्वनाथ से जो है हमेशा मुलाकात होती रहती है, तो कुछ तो बाबा की कृपा। तो क्या हुआ कि जब इनकी हालत स्थिति बहुत ख़राब थी, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं करूं तो क्या करूं। अचानक ड्यूटी के दौरान जो है मुझे यूट्यूब पे करौली सरकार का वीडियो मिला। मैं वो वीडियो देखा, थोड़ी देर देखा, दिमाग में एक अट्रैक्शन आया कि हो सकता है कि यहाँ इनका इलाज हो जाए। फिर ड्यूटी ख़त्म करके मैं घर गया क्वार्टर पे। अंदर ही रूम था, सब कैंपस में ही, बहुत बढ़िया बढ़िया रूम है। वहाँ गया, वहाँ जाने के बाद फिर वीडियो देखा तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट और बढ़ा। ऐसे करते करते मैं 3-4 दिन लगातार जो है वो वीडियो ड्यूटी के दौरान और ऐसे सब्सक्राइब कर लिया मैंने। देखा तो बाबा माता की आरती आने लगी तो मैं वो आरती भी देखना शुरू कर दिया। आप यकीन नहीं मानेंगे चौहान साहब कि उसी सप्ताह में मेरी पोस्टिंग निकल गई कानपुर की। मतलब तब तक कानपुर नहीं आए हुए थे? तक मैं कानपुर के विषय में सोचा ही नहीं था। मुझे रिटायर होने में 14 महीने बाकी थे, 14 क्या 18 महीने समझिए। और अमूमन जो है 18 महीने में पोस्टिंग मिलती नहीं है। लेकिन अचानक जो है मेरे मोबाइल पे मैसेज आया कि आपकी पोस्टिंग निकल चुकी है, यूनिट का नंबर दिया। तो मेरे पास सारा लेखा जोखा है, तो मैंने देखा तो ये यूनिट कहाँ है, तो देखा तो ये तो सीओडी कानपुर है। मैं कहा सीओडी कानपुर, और कानपुर में करौली सरकार का दरबार, अब इससे अच्छा और क्या हो सकता है। आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं बहुत खुश हुआ। आप यकीन नहीं मानेंगे कि मुझे कितनी खुशी हुई। फिर मैं इनको आकर के बोला, यार ऐसे ऐसे जो है करौली, वहाँ करौली सरकार हैं, मैं उनका वीडियो देखता रहता हूँ और ऐसे मेरी पोस्टिंग आ गई, अब मेरे को जाना है। ये बोली, नहीं मैं तो नहीं जाऊँगी, आपको जाना है जाओ, मेरे को बच्चों के पास भेज दो पुणे में। मैं बोला नहीं, चलना तो है। अब मुझे ये एहसास हो गया है कि तुम वहाँ जाके ठीक हो जाओगी। फिर भी इनको भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन बाबा की कृपा, जो जिस पर कृपा कर दें। तो मैं फिर लगातार वीडियो देखता रहा। कुछ माही के वीडियो थे, कुछ आपके वीडियो आते थे, तो वो सब मैं देखता रहा। देखते 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 जो है एक दृढ़ संकल्प किया कि मैं पक्का कानपुर पोस्टिंग जाना ही जाना है। जबकि वहाँ मेरा अच्छा काम था, तो कमांडर साहब भी जो अच्छे थे, उनको मैंने जाके अपनी व्यथा बताई कि साहब ऐसे ऐसे मेरी पोस्टिंग आ गई है, मुझे जो है रिलीज़ करो यहाँ से। तो 3 महीने के अंदर मैं रिलीज होकर के जनवरी 2023 में जो है सीओडी कानपुर में आया। यहाँ आकर के जो मित्र लोग मिले उनसे मैं करौली सरकार का रास्ता पूछता रहा। फिर कुछ लोकल के लोग थे, उन्होंने बताया रास्ता कि भाई यहाँ से रामा देवी जाओ, रामा देवी से ऑटो मिलेगा, ऐसे करके आप दरबार जाओ। तो फिर मैं फरवरी महीने में मुझे 1 दिन का मौका मिला, तो फरवरी महीने में मैं आया, 2 घंटे यहाँ रहा, दरबार देखा, घूम करके देख करके जो है बहुत अच्छा लगा। बाबा से प्रार्थना किया, माता से प्रार्थना किया, और 2 घंटे के बाद मैं चला गया। मेरे मामा जी यहाँ रहते हैं, उनके घर मैं तो चला गया, लेकिन मेरा सिर्फ शरीर गया था, आत्मा यहीं रह गई। आत्मा यहीं रह गई। फिर विचार मंथन चलता रहा कि नहीं, जाऊंगा करौली सरकार। प्रक्रिया कब स्टार्ट करती? बाबा ने मुझे मौका दिया मार्च में, जो है नवरात्रों के समय में, मार्च में मुझे ऐसा मौका मिला कि 1 रात रुकने का मुझे यहाँ मौका दिया, और वो शनिवार था। उस शनिवार में हम आ कर के यहाँ पर, इतना नियम पता नहीं था, लेकिन लोगों से पूछ पाछ करके जो है पहले मैंने कार्ड बनवाया। कार्ड बना करके अर्जी बंधन लिया, और अर्जी और बंधन मैं अपने लिए, अर्जी इनके लिए भी लगाया, लेकिन बंधन मैं अपने लिए लिया। और मैंने बंधन बांधा, बाबा के दरबार में खड़ा होकर के प्रार्थना किया।
आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे साथ 2 कार्रवाई एक साथ हुई है। ये तो मैं इधर पोस्टिंग आ रहा था तो इनको भेज दिया पूना बच्चों के पास, और वहाँ जो है रूबी हॉल एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ उनकी दवाई शुरू हो गई थी इनकी। जनवरी में मैं इधर आ गया, दिसंबर में ही मैं इधर प्रक्रिया स्टार्ट करी, उधर दवाई स्टार्ट। नहीं, वहाँ दवाई जो है इनकी चल रही थी, और यहाँ जब मैं आके अर्जी बंधन बांधा हूँ, वो कहानी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मैं मुझे कभी नहीं भूलेगा। एक साथ 2 काम हुआ। उसी सप्ताह में इनकी दवा वहाँ से बंद हो गई, और वो दिन है और आज का दिन है कि उस चीज़ के लिए टैबलेट नहीं खाना पड़ा। जो इतने इतने टैबलेट मिलता था, 7,000 8,000 का टैबलेट हर महीने का, उसी सप्ताह में इनके दिमाग में ये आया कि अब जो है मैं दवा बार बार बोल रही थी, मैं बोला अब तुम टेंशन मत लो, सिर्फ अर्जी और बंधन लगाने के बाद ही दवाई छूट गई। दवाई छूट गई। और मेरी स्थिति ऐसी थी, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ इनके सामने जो है, हर दिन मैं आधा बोतल दारू पीता था, और वो समय है और आज का दिन है 1 साल के ऊपर हो गया, मैं आज तक कभी दारू नहीं पी। ये छूट गई या मजबूरी थी? नहीं, ये ऐसे विचार आ गया कि अब तुम बंधन बांध लिए हो, अब बाबा को समर्पित हो, अब इस चीज़ को कभी हाथ नहीं लगाना। और मैं उस दिन के बाद से आज तक जो है कभी दारू पलट के देखा नहीं। ये हो गई पुराना जीवन। अब नया जीवन क्या, जब दरबार आने के बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद जो है फिर मैं सीओडी से जब भी मेरे को शनिवार को मौका मिलता था, मैं अक्सर आता रहता था। कभी महीने में 2 बार भी आ जाता था, और आके मैं हवन देखता था। रात यहाँ रुकता था, बाबा माता की आरती देखता था, सुबह भी आरती देखता था, अटेंड करके तब मैं जाता था। और मन में इच्छा लेके जाता था, बाबा जल्द से जल्द जो है मेरी प्रक्रिया शुरू कराइए। तो मैंने मई महीने में जो है पहला 9 हवन का पहला हवन किया। अभी क्या क्या प्रक्रिया हो चुकी? 9 हवन हो चुके हैं। हाँ, 9 हवन हो चुके हैं, लेकिन जब मई महीने में ये वहाँ से वापस आई, पुणे से जो है घर आई, मेरे भाई के लड़की की शादी थी उसमें आई, और फिर तब से यहीं हमारे साथ ही हैं। तो यहाँ आई जो है तो इनको मैं लेकर के दरबार आया, और दरबार में जो है पहले मैं 9 हवन की प्रक्रिया शुरू किया। 2 हवन 2 दिन में यहाँ करके, और फिर मैं 2 हवन जो है घर पे ले गया। छुट्टी जा रहा था, घर ले गया। फिर 2 हवन मैंने घर पे किया। 4 हवन हुआ, थोड़ा इसमें एक गैप हुआ मेरा। 4 हवन हुआ, फिर ऐसे करते करते जो है ये हमारे यहाँ पर एक पंचकोशी यात्रा निकलती है बनारस में, जो 5 कोस एक दिन में चलना पड़ता है। अभी आज की डेट में अगर प्रक्रिया की हम लोग बात करते हैं तो क्या क्या प्रक्रिया हो चुकी है? अभी हमारी 9 हवन की प्रक्रिया, आरोग्य हवन की प्रक्रिया अक्टूबर महीने तक ख़त्म हो गई थी। फिर गुरुदेव से हमारी मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद जो है गुरुदेव ने देखा तो उन्होंने हमको सलाह दिया कि आपको 1 दिवसीय हवन करना चाहिए था। तो फिर हमने वादा किया था गुरुदेव से कि मैं जनवरी में जो है 1 दिवसीय हवन करूँगा, और बाबा की कृपा हुई कि मैं ठीक 9 जनवरी को जो है 1 दिवसीय हवन किया। और अब 1 दिवसीय हवन के बाद आरोग्य हवन, ये महाहवन भी जो है गुरुदेव ने करवा दिया, और तब से अभी तक जो है काफ़ी बदलाव है। और जो थोड़ा बहुत बदलाव अभी हो रहा है वो आगे बढ़ता ही जा रहा है, और अब बाबा की कृपा से जो है हमने दीक्षा भी ले ली। आज इनके जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ा? आज ये कैसी है? पहले से मैं ये कह सकता हूँ कि 99% जो है ये सही है। 1% जो भी है वो सब बाबा अपने आप सही करेंगे। क्या नाम है आपका? राधा मंजू। राधा जी, करौली सरकार आके कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। अभी जीवन कैसा लग रहा है? अच्छा लगता है? हाँ, अच्छा लगता है। पहले का जीवन कैसा था? बहुत बुरा था। अब अच्छा क्या क्या लगता है? सब कुछ लगता है। जीवन की जो है एक होप बढ़ चुकी है, और वो देख रहे हैं कि हमारे जवाबों का सही आंसर दे रही हैं। क्या पहले ऐसा होता था? नहीं, ऐसा नहीं था। पहले तो आप कुछ भी कहो, इनको बोलना नहीं होता था, अपने में गुम रहती थी, हर समय रोते रहना, हर समय निगेटिव विचार चलते रहना। मैं समझा समझा के एकदम थक गया। कभी कभी ऐसा भी हो गया था कि बाबा अब इस जीवन से तो अच्छा है कि हम चले जाएं तो अच्छा है। लेकिन तो
बाबा को तो अभी हमको रखना था, इसलिए अपने शरण में बुलाया। और क्या क्या अच्छा हुआ? क्योंकि क्या होता है कि जीवन में इतनी अच्छाई हो जाती है, क्योंकि बुराई तो पहले ही छूट गई अब। और क्या क्या छोटी छोटी ऐसी क्या क्या चीज़ें और अच्छी हुई, बड़ी बड़ी क्या अच्छा हुआ? नहीं, बड़े बड़े ही हुआ है, छोटे छोटे तो कुछ था ही नहीं। आप समझिए कि मैं दोनों घुटने मेरे खराब हैं, और आज बाबा की कृपा से मैं घंटे 2 घंटे बैठ सकता हूँ पलथी मार करके। नहीं, पहले मैं बैठ नहीं पाता था, और इसका मैंने कोई दवाई नहीं किया। सब बाबा की कृपा मिली है कि अब मैं बैठ सकता हूँ। कॉन्फिडेंस इतना बढ़ा है कि मैं जो है बहुत कुछ कर सकता हूँ। पहले कॉन्फिडेंस नहीं था, ये तो मैं भी देखता हूँ। निराश हो गए थे। जो है कि आपसे तो मैं कितनी बार मिला हूँ, और मैं इतना निराश हो गया था कि यार अब जीवन क्या है, ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन माँ बाबा की कृपा है, और बच्चे भी हमारे स्वस्थ हैं, जहाँ हैं सब अच्छे, अपने अच्छे पोस्टों पे अपना सर्विस कर रहे हैं। इतने बार आने के बाद गुरु जी से मिलना हुआ होगा, कोई ऐसी बात जो उन तक नहीं पहुंचा पाए, जो आप बोलना चाहते हैं गुरु जी को? बस एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि गुरु जी अपनी कृपा बनाए रखना, क्योंकि कृपा बनी रहेगी तो सब कुछ बना रहेगा। बाकी ऐसा तो कुछ है नहीं, उनसे तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो तो जो अंतर्यामी है वो सब कुछ जान जाते हैं। और जब मैं पहली बार मिला था उस समय भी मैं उनको बोला था कि गुरुदेव, मैं कुछ कहने नहीं आया हूँ, आपको सब पता है। बस मेरे चंद शब्द जो है निकले थे मुंह से, वो मैं आपको सुना देता हूँ। गुरुवर दया के सागर, कष्टों से है उबारा, दुनिया का दर भंवर है, तेरा दर है एक किनारा। गुरुवर दया के सागर, यही शब्द मेरे मुंह से निकले। गुरुदेव सब समझ गए, उन्होंने सब कुछ हमें बता दिया। जो भी रोग कष्ट उन्होंने बताया वो सब था ही जीवन में, और अब धीरे धीरे जो है हमें भी महसूस हो रहा है कि काफ़ी कुछ जो है ख़त्म हो चुका है। वो जो स्वरूप है, जो हमारे गुरु जी बैठे हैं, वो कौन है? गुरु जी तो साक्षात ब्रह्म हैं, और गुरुदेव वो एकदम भोलेनाथ हैं। उनको देखिए, भोलेनाथ को देखिए। भोलेनाथ का मतलब ये है कि जैसे भोलेनाथ कहीं शिवलिंग पड़ा हुआ, उस पर आप जो अर्पण कर दो सब मंजूर है। तो वो ऐसे दया के सागर हैं कि लुटाते जा रहे हैं, लुटाते जा रहे हैं। अब लूटने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम उनके प्यार को लूट सकते हैं कि नहीं। यहाँ इस दरबार में, ये बागसिद्धि दरबार है, यहाँ तो हम जो कहेंगे वही हो जाएगा। इस चीज़ को मैंने 1 साल में महसूस किया। आज मैं महामृत्युंजय हवन कर रहा था, उससे पहले जो है माँ बाबा से प्रार्थना किया कि बाबा महामृत्युंजय मेरा हो जाना चाहिए। हो गया। फिर शाम को प्रार्थना किया, बाबा गुरुदेव से मिलना हो जाना चाहिए। अब थोड़ी देर में गुरुदेव से भी मिलना हो जाएगा। तो ये सब मतलब जो मन में आया हमने बोला, तो पूरा हो रहा है। आगे भी जो है सब पूरा होगा, ये पूरी विश्वास है। और अब तो मैं बाबा के डीएनए से जुड़ गया, अब और कोई चिंता नहीं है कि जो है वो बाबा जाने। और बाकी गुरुदेव दया के सागर तो हैं ही, वो जितना दया करते हैं उतना ही कम है। गुरुदेव दया के सागर है, गुरुदेव कृपा करना। यकीन मान चलिए कि ऐसी कृपा हजारों भक्तों पर हमारे गुरुदेव करते हैं। आगे भी इस तरीके की चर्चा में और बने रहेंगे। तब तक लिए जय करुणी सरकार।